हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 8 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना है। हु इज़ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? ऑप्शंस देखते हैं। मुकुल दीक्षित, विवेक कुमार, विनय क्वात्रा या फिर अजय कुमार सूद। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। काफ़ी इजी एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। वेयर डिड यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर इनोग्रेट द बीच गेम्स? केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीच गेम्स का उद्घाटन कहाँ किया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, गोगला बीच। आपको जाना चाहिए दीव में यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर इन्होंने बीच गेम्स का उद्घाटन किया है, और दीव में कहाँ पर? घोगला बीच पर। तो दीव आप सभी जानते हैं टाउन है किस यूनियन टेरिटरी में? दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव में। आपको जाना चाहिए टोटल 8 डिफरेंट स्पोर्ट्स, जिनमें कि बीच गेम्स में बीच वॉलीबॉल, पैनकेक सिलेट, बीच बॉक्सिंग, बीच शॉकर, सी स्विमिंग, ये सभी हैं। साथ ही कुछ ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स जैसे मालखंब, बीच कबड्डी, टग ऑफ वार, ये सभी शामिल किए गए हैं। आपको एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये जानना चाहिए कि दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव भारत में यूनियन टेरिटरी है, और पहले ये पोर्चुगीज रूल के तहत आते थे। ठीक है, पुर्तगाल ने पहले इन पर शासन किया है जब अलग अलग हुआ करते थे, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव। बाकी एक और आपको स्पोर्ट्स संबंधित न्यूज़ ये जाननी चाहिए कि सुमित शर्मा जो कि उड़ीसा सीनियर मेंस टीम के प्लेयर हैं, इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है बीसीसीआई द्वारा। ये अब बीसीसीआई डोमेस्टिक टूर्नामेंट नहीं खेल सकते 2 साल तक। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो है एज सर्टिफिकेट्स मल्टीपल जो है सबमिट किए हैं, यानी कि फॉर्जरी की है इन्होंने एज संबंधित डॉक्यूमेंट्स की। A savings or current account is treated as inoperative if there are no customer induced transactions in the account for a period of over how many years? एक बचत या चालू खाते को निष्क्रिय माना जाता है यदि खाते में कितने वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कोई ग्राहक प्रेरित लेन देन नहीं होता है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, 2 ईयर्स। नीचे आप हेडिंग देखिएगा, आरबीआई इशूज गाइडलाइंस ऑन बैंक क्लासिफिकेशन ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट। तो इसलिए क्वेश्चन बनाया गया है, चलिए जानते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिवाइज्ड गाइडलाइंस लॉन्च की हैं, किससे संबंधित? जो अकाउंट्स हैं उनको कब आप इनऑपरेटिव अकाउंट्स क्लासिफाई कर सकते हैं, और जो डिपॉजिट्स हैं उनको आप कब अनक्लेम्ड डिपॉजिट डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी कि बैंकों के लिए एडवाइस दी गई है। तो इन नॉर्म्स में ये बताया गया है कि अकाउंट होल्डर जो अपना इनऑपरेटिव अकाउंट है या फिर अनक्लेम्ड डिपॉजिट है, उसको फिर से रीएक्टिवेट करवा सकता है अपना नो योर कस्टमर डॉक्यूमेंट्स, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स किसी भी बैंक ब्रांच में सबमिट कर दिए। मतलब जिस बैंक में आपका खाता है उसकी किसी भी ब्रांच पे कर सकते हैं आप, जरूरी नहीं है कि वो आपकी होम ब्रांच ही हो, कहीं पर भी कर सकते हैं, बस बैंक वही होना चाहिए। आपको ये जानना चाहिए कि आरबीआई ने लास्ट ईयर यानी कि 2023 जून में 100 डेज 100 पेज कैंपेन लॉन्च किया था, जिसका मकसद ये था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में हर एक बैंक के जितने भी टॉप 100 अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हैं उनको सेटल करना। तो उसी कड़ी में ये पहल ली गई है आरबीआई द्वारा, और 8 सितंबर तक ये कैंपेन चलना था, लेकिन अब इसे 1 अप्रैल 2024 तक बढ़ा दिया गया। अब आपको यहाँ जानना चाहिए कि इनऑपरेटिव अकाउंट क्या होता है। तो कोई भी सेविंग्स या फिर करंट अकाउंट इनऑपरेटिव तब कहलाता है जब उसमें कोई भी कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शन न हुई हो पिछले 2 या 2 से अधिक सालों में, यानी कि कस्टमर ने उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन ना की हो, कोई पैसे ना निकाले हों या किसी भी तरह का पेमेंट ना की हो, तो उसको बोलते हैं कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शन। अच्छा, अनक्लेम्ड डिपॉजिट क्या होता है? तो कोई भी सेविंग्स या करंट अकाउंट में आपका जो बैलेंस है
जो कि पिछले 10 साल से ऑपरेट ही नहीं हुआ है, या फिर कोई ऐसा टर्म डिपॉजिट है जो मैच्योर हो चुका है, मैच्योर के 10 साल के बाद भी मतलब मैच्योर के 10 साल के अंदर भी आपने जो है उसको क्लेम नहीं किया है, तो ऐसा अनक्लेम डिपॉजिट कहलाता है। अच्छा, अब ये भी बताया गया आरबीआई ने कि किन अकाउंट्स को आप इनऑपरेटिव जो है करार दे सकते हैं। तो केवल ऐसे अकाउंट जहाँ पर कस्टमर इंड्यूस ट्रांजैक्शन जो है ना हुए हों, यानी कि कस्टमर के द्वारा कोई ट्रांजैक्शन उसमें ना हुआ हो, तो वो आपका जो है इनऑपरेटिव बन जाएगा। लेकिन अगर बैंक इनऑपरेटिव तब नहीं बनेगा जैसे बैंक ने किया है, बैंक जैसे इंटरेस्ट देता है ना, या फिर बैंक की ओर से कोई पेंशन आई, कोई सैलरी आई, तो वो उसमें काउंट नहीं होएगा कि ये ऑपरेटिव हो रहा है, कि बैंक अकाउंट चल रहा है। ठीक है, ऑपरेटिव तभी माना जाएगा वो जब कोई कस्टमर की तरफ से कोई ट्रांजैक्शन होगी। अगर कस्टमर की तरफ से कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, इसका मतलब वो इनऑपरेटिव बन जाएगा। बैंक की ओर से हो रही है कोई ट्रांजैक्शन, तो वो ऑपरेटिव में काउंट नहीं किया जाएगा। India has signed a long-term agreement for the import of 10,000 megawatt power to India in the next 10 years with which country? भारत ने अगले 10 वर्षों में भारत में 10,000 मेगावाट बिजली के आयात के लिए किस देश के साथ दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है नेपाल। आपको जानना चाहिए कि नेपाल और इंडिया ने एक पावर ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है नेपाल काठमांडू के साथ, जिसके तहत 10,000 मेगावाट की हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भारत में जो है आयात की जाएगी अगले 10 सालों में। आपको बता दें कई सारी नदियां हैं जो हिमालय के हायर रीचेस से निकलते हैं, जैसे महाकाली है, कर्णाली है, सप्तगंडकी है, सप्तकोसी है। फिर ये अलग अलग वैलीज से बहती हुई नीचे इंडिया में प्लेन्स में आकर रिवर गंगा से मिल जाती है। अच्छा, यहाँ आपको ये जानना चाहिए कि शारदा रिवर या महाकाली रिवर, जैसे काली गंगा भी कहते हैं, उत्तराखंड में है। ये इंडिया और नेपाल के बीच में इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है। और महत्वपूर्ण इफेक्ट आप ये जानिएगा, पूछ लेते हैं कि काला पानी विवाद किससे संबंधित है। तो भारत और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, एक तो वो है काला पानी लिम्पियाधुरा लिपुलेक ट्राइजंक्शन के बीच में, ठीक है, जो कि इंडिया नेपाल चाइना के बीच में है। और दूसरा है सुस्ता एरिया, जो कि वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में है। तो ये विवादों के बीच में रहता है एरिया। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, काला पानी। What is the overall cost of the पृथ्वी विज्ञान यानी कि पृथ्वी स्कीम अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित पृथ्वी विज्ञान योजना की कुल लागत कितनी है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 4,797 करोड़ रुपए। देखिए, यूनियन कैबिनेट ने एक पृथ्वी विज्ञान स्कीम को अप्रूव कर दिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस से संबंधित है, और 2021 से 26 पीरियड के लिए, और कॉस्ट रहेगी 4,797 करोड़। तो इसमें 5 जो ऑनगोइंग सब स्कीम्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस की, वो इसमें ली गई हैं, जैसे एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम्स एंड सर्विस, ओशन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन, रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी यानी कि ओ स्मार्ट, पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च पेसर, सिस्मोलॉजी एंड जियो साइंसेज सीज, एंड रिसर्च एजुकेशन ट्रेनिंग एंड आउटरीच। आपको बता दें, इसमें ये जो स्कीम है, जो हमारे अर्थ सिस्टम के 5 कंपोनेंट हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, जियोस्फीयर, क्रायोस्फीयर एंड बायोस्फीयर, ठीक है, इन सभी को एड्रेस करेगी। और बस आपको ये जानना है कि जो पृथ्वी स्कीम है किस संबंधित है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस से। पीरियड कितना रहेगा 2021 से 26 तक, और लागत कितनी है 4,797 करोड़ रुपए। Who has been appointed as the managing director of National Asset Reconstruction Company? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है, पी संतोष। देखिए, पी संतोष जो कि कैनरा बैंक के चीफ जनरल मैनेजर रहे, इन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि NARCL का। नटराजन सुंदर पहले इस पद पर थे, उन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। आपको जाना चाहिए, जो सेंट्रल बैंक है ये NARCL का स्पॉन्सर बैंक है, 10% से ज़्यादा का स्टेक है। और जो पब्लिक सेक्टर बैंक है इसमें जो है मेजर शेयर होल्डर्स हैं NARCL में। विच स्टेट रिसीव्ड GI टैग फॉर इट्स कालोनूनिया राइस? किस राज्य को उसके कालोनूनिया चावल के लिए GI टैग प्राप्त हुआ? सही आंसर ऑप्शन बी है, वेस्ट बंगाल। देखिए, वेस्ट बंगाल को अपने कुछ प्रोडक्ट्स के लिए GI टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त हुआ है, जिसमें सुंदरबन हनी, कालोनूनिया राइस जो कि जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट से है, टंगेल, गोरुड़ एंड करियाल साड़ीज़, ये सभी हैं। साथ ही अगर हम उड़ीसा से बात करें तो उड़ीसा का जो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर एक खास
तरह की चटनी बनती है, काई चटनी इसको बोलते हैं। जो आपने वो देखी है लाल चींटियाँ होती हैं, पूरी चींटियाँ, लाल चींटियाँ, ठीक है, तो उनको पीस कर बनाते हैं ट्राइबल पीपल उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के। तो इसे भी जीआई टैग मिला है। और देख लेते हैं टोटल 17 प्रोडक्ट्स को मिला है और किस किस को मिला। तो अगर हम बात करें लांचिया सोरा पेंटिंग्स और डोंगरिया कोंद शोल, कंजूरी गुड़, नयागढ़ कंरीमुंडी ब्रिंजल, ये सभी उड़ीसा से हैं। फिर गुजरात से है कच्छी करेक, फिर जम्मू कश्मीर से रामबन अनरदाना, फिर उड़ीसा के कोरापुट काला जीरा राइस और देंकनल माची जो कि एक मिल्क प्रोडक्ट है। फिर अरुणाचल प्रदेश से आदि केकिर जिंजर, खजूरी गुड़ उड़ीसा से, वांचो वुडन क्राफ्ट अरुणाचल प्रदेश से, इन सभी को जीआई टैग मिला है। What is the expected deadline for the completion of भारतमाला फेज 1? भारतमाला चरण 1 को पूरा करने की विस्तारित समय सीमा क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है 2027-28। देखिए गवर्नमेंट ने जो हमारा भारतमाला फेज़ 1 प्रोजेक्ट है, जो कि एक फ्लैगशिप हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इसकी जो कंप्लीट होने की डेडलाइन है उसको 2027-28 तक बढ़ा दिया है। यानी कि जो ओरिजिनल टाइम पर जहां इसको पूरा होना था उससे 6 साल और बढ़ा दिया गया है। और इसमें जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो भी बढ़ गई है, 11 ट्रिलियन रुपीस की जो है कॉस्ट इसकी बढ़ गई है। तो ये जो फर्स्ट फेज़ है भारतमाला का, ये 2017 में अनाउंस हुआ था और 2022 में इसे जो है पूरा होना था, तो अब 2028 तक ये खिंच गया है। The RBI has imposed a monetary penalty of 5 lakh rupees on which city-based श्री भारत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। आरबीआई ने किस शहर स्थित श्री भारत सहकारी बैंक लिमिटेड 5 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है वडोदरा। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है श्री भारत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वडोदरा गुजरात पर फॉर नॉन कंप्लायंस विद द डायरेक्शंस इशूड बाय आरबीआई ऑन प्लेसमेंट ऑफ डिपॉजिट्स विद अदर बैंक्स बाय प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्शंस 2016। और कुछ जुर्माने देख लेते हैं जो आरबीआई ने लगाए हैं। कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड पार्ला के मुंडी उड़ीसा पर 1.5 लाख रुपए का, 50,000 रुपये का लिमडी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड दाहोद गुजरात पर, और 5 लाख रुपए का जुर्माना संखेड़ा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड गुजरात पर, और 1.5 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना भुज कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड गुजरात पर। According to the Traction FinTech report, what was the funding received by the FinTech sector in 2023? ट्रैक्शन फिनटेक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में फिनटेक सेक्टर को कितनी फंडिंग प्राप्त हुई है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है $2 बिलियन। देखिए यहाँ पर एक रिपोर्ट जारी की गई है ट्रैक्शन फिनटेक के द्वारा, और इसमें यह बताया गया है कि 2023 में यदि हम चाहे ग्लोबली हो चाहे इंडिया पर हो, इंडिया के स्तर पर हो, जो फिनटेक सेक्टर को फंडिंग मिली है उसमें डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। और वो भी जो है अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 2023 में केवल $2 बिलियन की फंडिंग प्राप्त हुई है फिनटेक सेक्टर को, जो कि 2022 के मुकाबले 63% की कमी है और 2021 के मुकाबले 76% की कमी है। पीक एक्सवी पार्टनर्स, वाई कॉम्बिनेटर एंड लेट्स वेंचर ये टॉप इन्वेस्टर रहे हैं फिनटेक सेक्टर में। बेंगलुरु में जो है सबसे ज़्यादा फिनटेक फंडिंग प्राप्त हुई है, उसके बाद मुंबई, फिर जयपुर। वहीं आपको जानना चाहिए कि 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड जो कि पेटीएम का ओनर है, इसने एक एमओयू साइन किया है अयोध्या नगर निगम के साथ मोबाइल पेमेंट से संबंधित, जो ये क्यूआर कोड होते हैं, साउंड बॉक्स होते हैं, कार्ड मशीन्स होते हैं, इन सभी की अवेलेबिलिटी के लिए। विच न्यूज़ एजेंसी हैज़ इनिशिएटेड लीगल एक्शन अगेंस्ट OpenAI एंड माइक्रोसॉफ्ट फॉर अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ कॉपीराइटेड कंटेंट? किस समाचार एजेंसी ने कॉपीराइट सामग्री के अनधिकृत उपयोग के लिए OpenAI और माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क टाइम्स। देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने लीगल एक्शन लिया है OpenAI एंड माइक्रोसॉफ्ट के अगेंस्ट, जिसमें इसने कहा है कि जो ये OpenAI है और माइक्रोसॉफ्ट हैं, ये अपने अपने जो जैसे ChatGPT हो गया, इस तरह के जो AI लैंग्वेज मॉडल्स हैं, इनको हमारे कंटेंट से जो है ट्रेन कर रहे हैं ताकि हमारा जैसा ये लिख सकें। तो ये जो लॉसूट है ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो है लगाया है इनके ऊपर, कहा है कि हमारी बिना अनुमति के जो इनके ये चैट बोट हैं, ChatGPT, इस तरह के जो AI जो सिस्टम है, इनको ट्रेन किया जा रहा है हमारे कंटेंट से,
तो ये हमारा ही कंपटीटर बन के आ रहे हैं, तो इससे जो है हमारा तो फिर कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। तो ऐसा इनका कहना है। Which company has partnered with Microsoft and SkyMet to address climate-induced challenges for Indian tobacco farmers? भारतीय तंबाकू किसानों के लिए जलवायु प्रेरित चुनौतियों का सामना करने के लिए किस कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट और स्काईमेट के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन है आईटीसी। देखिए, आईटीसी ने माइक्रोसॉफ्ट एंड स्काईमेट के साथ पार्टनरशिप की है टू टैकल क्लाइमेट इंड्यूस्ड चैलेंजेस अफेक्टिंग इंडियन टोबैको फार्मर्स। बस इस तरह क्वेश्चन में केवल आपको इतना ही पढ़ना होता है, ठीक है। कहीं दिखे आपको कि हाँ और इसमें भी 2-3 पैराग्राफ पढ़ लिए तो वो सही नहीं है। बाकी आपको जाना चाहिए आईटीसी लिमिटेड का हेडक्वार्टर्स कोलकाता में, संजीव पुरी एमडी एंड चेयरमैन है। गुजरात आपको बता दें कि टोबैको का लीडिंग प्रोड्यूसर है और इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्लूकोड वर्जीनिया टोबैको का। ये मैं आपको लेटेस्ट बता रहा हूँ कि गुजरात लीडिंग प्रोड्यूसर है, ठीक है। वैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक ये सब भी हुआ करते थे, पर गुजरात है फिलहाल। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है? राजा महेंद्रवरम, आंध्र प्रदेश, जिसे राजमुद्री भी कहते हैं। इस जगह यही पूछा जाता है सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है। तो ये अपनी ओर से मैं ऐड कर देता हूँ स्ट्रेटजी के, ताकि आपका भी जो है रिवीजन होता रहे। Which company has developed the national single window system to simplify the import of medical devices in India? भारत में चिकित्सा उपकरणों के आयात को सरल बनाने के लिए किस कंपनी ने नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम विकसित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन है टीसीएस। देखिए, इंडिया ने एक वन स्टॉप शॉप पोर्टल लॉन्च किया है, जिसे डिजाइन किया है टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज ने, ताकि कंट्री में जो भी मेडिकल डिवाइसेस इंपोर्ट किए जाते हैं उनको स्ट्रीमलाइन किया जा सके, यानी कि एक ही प्लेस पर जो है सब कुछ उपलब्ध हो, कौन सा फॉर्म भरना है, कौन सी आवश्यकता है, ये सभी। तो भारत का जो अपेक्स ड्रग रेगुलेटरी बॉडी है, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, NSWS। The portal facilitates applications for the certificate of registration and licenses to manufacture or import medical devices for various purposes such as clinical investigations, test, evaluations, demonstrations or training. As per the Bloomberg Billionaires Index, who has become the first woman with a net worth of $100 billion? Bloomberg Billionaires Index के अनुसार 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है फ्रैंकोइज बेटनकोर्ट मेयर्स। देखिए, फ्रैंकोइज बेटनकोर्ट मेयर्स जो कि लॉरियल की हेरोइस हैं और रिचेस्ट वुमेन हैं वर्ल्ड में, ये फर्स्ट वुमेन बन गई हैं जिनके पास $100 बिलियन की फॉर्चून है, ऐसा ब्लूमबर्ग ने कहा है। लॉरियल की अगर हम बात करें, एक फ्रेंच पर्सनल केयर कंपनी है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट कॉस्मेटिक कंपनी है ये। तो जो ये ऊपर फ्रैंकोइज बेटनकोर्ट मेयर हैं, ये भी फ्रांस की हैं। Which bank has raised $1 billion through a syndicated social loan for the domestic ESG financing market? किस बैंक ने घरेलू ESG वित्त पोषण के लिए सिंडिकेटेड सोशल लोन के माध्यम से $1 बिलियन जुटाए हैं? सही आंसर ऑप्शन है SBI। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 1 बिलियन यानी कि 8300 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर जुटाए हैं अपने डोमेस्टिक ESG फाइनेंसिंग मार्केट लिए। ESG की फुल फॉर्म आपको जाननी चाहिए, पहले भी कई एग्जाम में पूछी जा चुकी है, बैंक एग्जाम में पूछा जा चुका है। ESG इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। तो जो फंड्स हैं ये 2 टेन्योर्स के थ्रू रेस किए गए हैं। एक तो है 3 साल, दूसरा है 5 एक तो है 3 साल का, दूसरा है 5 साल का लोन। These funds were raised at 80 basis points and 100 basis points over the secured overnight financing rate SOFR respectively. SOFR क्या है? ये एक बेंचमार्क रेट है डॉलर डिनोमिनेटेड डेरिवेटिव्स एंड लोन्स के लिए, जिसने रिप्लेस किया है लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, यह लिबोर को। हु इज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ आदित्य L1 मिशन? आदित्य L1 मिशन के परियोजना निदेशक कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए है निगार साजी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। ऐसी जो चंद्रयान हमारा 3 है उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर और ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर आपको मालूम होने चाहिए। देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को लैग्रांजियन पॉइंट L1 के अराउंड जो हेलो ऑर्बिट है उसमें प्लेस कर दिया है। और इस तरह से 6 जनवरी को जो हमारा आदित्य L1 की जो जर्नी है वो L1 पॉइंट तक पहुंच चुकी है। 2 सितंबर 2023 को इसे लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से, और 127 दिन बाद, ठीक है, ये हेलो ऑर्बिट में आ पाया है।
After 1.5 million kilometer journey, the spacecraft was placed in a halo orbit around L1 following a firing maneuver which was carried out by ISRO scientists and engineers at the ISRO Telemetry Tracking and Command Network in Bengaluru. Aditya L1 on September 19 underwent the Trans-Lagrangian 1 insertion maneuver, marking the beginning of its 110-day trajectory to the destination around the L1 point. The distance of L1 from the Earth is approximately 1% of the Earth-Sun distance. आप डिस्टेंस देख रहे हैं, केवल अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस है ना, उसका केवल 1% है अर्थ से L1। ठीक है, तो अभी भी देख लो आपकी L1 से जो है सन कितनी दूरी पर है अभी भी। तो जो आदित्य L1 सैटेलाइट है, ये जो है कंटिन्यूसली सन के सामने रहेगी, देखती रहेगी बिना किसी अकल्टेशन या फिर एक्लिप्स के, यानी कोई छाया नहीं पड़ेगी इसके ऊपर, और सोलर एक्टिविटीज़ के बारे में पता करती रहेगी बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के। 7 पेलोड इस पे लगे हैं आदित्य L1 में, याद रखिएगा 7 पेलोड, जो कि फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर एंड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन यानी कि कोरोना, इन सबको ऑब्जर्व करेगी यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड पार्टिकल डिटेक्टर्स। तो L1 के तहत L1 पॉइंट में अगर हम इसको प्लेस करते हैं ना, इसका एडवांटेज रहता है कि किसी भी तरह का ना एक्लिप्स सामने नहीं पड़ता। ठीक है, क्लियर पिक्चर रहती है सन की। अच्छा, जो 4 पेलोड्स हैं वो तो डायरेक्टली सन के सामने रहेंगे, सन को ऑब्जर्व करते रहेंगे। बाकी के जो 3 पेलोड्स हैं वो L1 के ही आसपास जो पार्टिकल्स हैं, फील्ड्स हैं, उनको एग्जामिन करेंगे। आदित्य L1 की जो मिशन लाइफ है वो 5 साल की। L1 मतलब लैग्रांज से पॉइंट 1, मतलब जहाँ पर ये जो स्पेसक्राफ्ट है ये पहुँच चुका है सन और अर्थ के बीच में, उस पॉइंट को L1 बोला गया है। लैग्रांज से पॉइंट की अगर हम बात करें, एक ऐसी पोजीशन होती है कि भी 2 ग्रेविटेशनल बॉडीज़ के बीच में, जहाँ जिनके बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाए, स्मॉल ऑब्जेक्ट को, तो वो स्थिर रहता है वहाँ पर। अब जैसे अर्थ है और सन है, तो इनके बीच में एक छोटा ऑब्जेक्ट, यानी कि ये जो हमारा स्पेसक्राफ्ट है आदित्य L1, इसको रखा गया है। ठीक है, तो दोनों का जो ग्रेविटेशनल पुल है, चाहे वो सन का हो चाहे वो अर्थ का हो, ठीक है, तो उसको बैलेंस आउट करके रखता है, तो स्थिर रहते हैं इन पॉइंट्स पर। जैसे L1 हो गया, L2, L3, L4, L5, ये 5 लैग्रांज से पॉइंट होते हैं। जैसे लिखा भी गया है, द L1 लाइज बिटवीन द सन अर्थ लाइन विच इज अबाउट 1.5 बिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। अ सैटेलाइट प्लेस्ड इन द हेलो ऑर्बिट अराउंड L1 पॉइंट हैज अ मेजर एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूसली व्यूइंग द सन विदाउट एनी occultation eclipse. This will provide a greater advantage of observing the solar activities continuously. आपको बता दें, जो ये L1 है, यहाँ पर 4 ऑपरेशनल स्पेसक्राफ्ट पहले से ही है। एक तो विंड है, एक सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी है, सोहो जिसे बोलते हैं, एडवांस कंपोजिशन एक्सप्लोरर है इस, और डीप स्पेस क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी डिस्कवर, ये भी पहले से है यहाँ पर। और अब एक हमारा इस आदित्य L1 भी पहुँच चुका है L1 पर। बाकी आपको जानना चाहिए आदित्य L1 प्रोजेक्ट टीम के बारे में। प्रोजेक्ट डायरेक्टर निगार शाह जी हैं, और प्रिंसिपल साइंटिस्ट इस मिशन के रहे हैं शंकरा सुब्रमण्यम के। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखें। स्टॉर्म गैरेट हिट विच कंट्री? यूनाइटेड किंगडम। व्हाट इज SUVAS इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जुडिशरी? तो इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी गई थी, सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर। तो ये जो इंग्लिश जुडिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको 10 वर्नेकुलर या रीजनल लैंग्वेजेस में जो है ट्रांसलेट कर सकता है। गुणोत्सव 2024 किक्ड ऑफ इन विच स्टेट? आसाम। हिमाचल प्रदेश CM सुक्खू इनोग्रेट विंटर कार्निवल एट विच प्लेस? मनाली। Which union ministers inaugurated आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 इन न्यू दिल्ली? आंसर इज डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर एंड पीयूष गोयल। आपने से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहे। आज की 7 क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट इमर्ज्ड एज इंडियाज पेट्रो कैपिटल? नामीबियन चीता आशा gave birth to 3 cubs in which national park? Himachal High Court passed interim orders staying notification granting tribal status to which community? देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक कम्युनिटी को जो है ट्राइबल स्टेटस दिया था। हाल ही में हिमाचल हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। तो आपको बताना है किस कम्युनिटी को दिया था। PM नरेंद्र मोदी फ्लैग्ड ऑफ अ न्यू कैटेगरी ऑफ सुपरफास्ट पैसेंजर ट्रेन्स इन द कंट्री, द अमृत भारत एक्सप्रेस, फ्रॉम विच प्लेस? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ युवा आई? A collaborative initiative of National E-Governance Division, Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India and Intel India. तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करना है कोशिश कीजिए।
साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।